बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 जनवरी पाकिस्तान में बुध की शाम और आसिम मुनीर से डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 46। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर इस्लामाबाद से, जहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रजीम और एक अमरीकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के दरमियान एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ है, एक फाइनेंशियल मुआहदा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मुआहदे के अंदर अरबों डॉलर इन्वॉल्व होंगे। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि फील्ड मार्शल और डीजीआईएसआई खुद मौजूद थे। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कंपनी है, इसके जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो सदर ट्रंप के तीनों बेटे हैं। जी हाँ, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। ये जो अमेरिकी कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स, जिसे इन शॉर्ट हम WLFI कह सकते हैं, एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसके अंदर तकरीबन तकरीबन 40% शेयर्स जो हैं वो सदर ट्रंप के तीनों बेटे, जिनमें आप सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप, इन तीनों के 40% के करीब शेयर्स हैं। बाकी इसमें जो दूसरे पार्टनर हैं इस कंपनी के अंदर, वो स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ हैं। ये जो स्टीव विटकॉफ हैं, इनको आप एक किस्म का नायब अमरीकी वजीर खारजा समझ लें। वैसे तो नायब अमरीकी वजीर खारजा नहीं है वो ऑफिशियली तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल इन्वॉय हैं फॉर मिडल ईस्ट। वो मिडल ईस्ट से रिलेटेड जो भी सदर ट्रंप की पॉलिसी है उसे स्टीव विटकॉफ ही देखते हैं, वही उनकी बिहाफ के ऊपर नेगोशिएशंस करते हैं। और उनके बेटे जैक विटकॉफ जो है वो आज इस्लामाबाद में थे और उन्होंने इस मुआहदे को पाकिस्तान के जो मुशीर हैं इस वक्त फाइनेंस के या वजीर हैं, वजीर ख़जाना, उनके साथ बैठकर साइन किया इस मुआहदे को। इस मौके पर वहाँ पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी खड़े थे और मौजूद थे, और DGISI भी मौजूद थे। अब इस पर आपकी हंसी निकले या परेशानी हो, ये तो फैसला आपने करना है कि एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट ये है कि जो बैरून मुल्क से पेमेंट्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर, रेमिटेंसेस आती हैं या जाती हैं, उनको डिजिटलाइज करना है, मॉडर्नाइज करना है, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके आना है ताकि वो सारी स्ट्रीमलाइन हो। दूसरे लफ्ज़ों में जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स हैं उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है इस एग्रीमेंट के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये पहली गवर्नमेंट है जिसने इस कंपनी के साथ कोई ऐसा मुआहदा किया है। ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट वगैरह तो उतनी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी बहुत सारी लेबर, हमारे बहुत सारे जफाकश पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान में वैसे वापस पैसा भेजते हैं, और तकरीबन 30 अरब डॉलर या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा इस वक्त हमारे रेमिटेंसेस हैं। अब इतने बड़ी रेमिटेंसेस की जो आप ये कहिए कि एक अकाउंट है, एक चंक है, वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स को वो मिला है अकाउंट, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर उस अकाउंट के ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको कितना बड़ा एडवांटेज होगा। अगली खबर आपको इसी में से एक हिस्सा बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया, जैसा कि हमने आपको ये बताया कि ये पहला मुआहदा है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स का। इससे पहले जो हमारे सामने इत्तलात आ रही हैं, दुनिया की किसी भी सॉवरन गवर्नमेंट के साथ इससे पहले कोई ऐसा मुआहदा नहीं है। ये क्योंकि उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ है कि फ़ौरन उनके शेयर्स जो हैं वो एटलीस्ट 6% उनमें इंक्रीज़ हो गई। अब जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि सदर ट्रंप के तीनों बेटों के इसके अंदर 40% शेयर्स हैं। फिर स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल एनवॉय हैं मिडल ईस्ट के, उनके बेटे जैक विटकॉफ जो मौजूद भी थे साइन करने के लिए, और पहलू में DGISI और आर्मी चीफ भी थे। और वहाँ पर ज़ाहिर है इसाक डार, क्योंकि उनको वज़ीर ख़ारजा लगाया हुआ है, और अर्दली साहब जिनको वज़ीर आज़म लगाया हुआ है, वो भी बेचारे सूटेड बूटेड स्पार्कल छोटू बन के वो भी दरमियान में इस तस्वीर के खड़े थे। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर ये वाकई एक फ़ाइनेंशियल एग्रीमेंट है, एक फाइनेंशियल मुआहदा है, तो फिर इसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर और DGISI जनरल आसिम मलिक वहाँ क्यों मौजूद हैं? मतलब वो यूनिफॉर्म के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ खड़े हैं और एक फाइनेंशियल मुआहदा हो रहा है। चलें, ये तो समझ आती है कि फॉर्म 47 के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या अर्दली साहब हैं वो तो खड़े हैं। ये भी समझ नहीं आती कि इसे वज़ीर ख़जाना खुद क्यों साइन कर रहे हैं,
ये सेक्रेटरी लेवल कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शख्सियत इसे साइन कर सकती थी। जो वज़ीर ख़जाना है वो भी तस्वीर में आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ख़ुद आगे बढ़कर इसको साइन किया है, क्योंकि इन सबको लगता है कि ये फ़ोन के ऊपर सदर ट्रंप को शायद ये तस्वीर जाए और वो देखकर खुश हों कि कौन कौन से लोग इसमें अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे बच्चे हैं। ये जो तस्वीर है इसके अंदर जो कोर कमांडर पेशावर के दामाद हैं, या एटलीस्ट उनके बारे में ये तासर है कि उनके दामाद हैं, बिलाल साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनके पास शायद क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो है। अब इस सारी सिचुएशन को अगर आप इकट्ठा करें तो आपको एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आती है, ये कम से कम तासर ज़रूर निकलता है कि ये महज एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ से फिर लोगों के जहनों में सवालात जन्म लेते हैं कि क्या यही वजह तो नहीं है स्टीव विटकॉफ साहब का जो मिडल ईस्ट के अंदर इन्फ्लुएंस है, उसी की वजह से तो नहीं कहीं हम कभी लीबिया को असलहा बेच रहे हैं, कभी सूडान को बेच रहे हैं, कभी इसको बेच रहे हैं, कभी उसको बेच रहे हैं, और गज़ा में भेजने वाली फ़ोर्स के बारे में कभी होता है कि सबसे ज़्यादा हमारे फ़ौजी जाएंगे, और कभी होता है कि ये होगा और वो होगा। मतलब ये सब कुछ जो मिडल ईस्ट को लेके, और अब जो ईरान के अंदर सूरत हाल बन रही है, आगे आपके सामने वो खबर भी रखते हैं, तो ये सब कुछ कहीं स्टीव विटकॉफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और स्टीव विटकॉफ साहब का बेटा तो जैक विटकॉफ जो है वो साइन कर रहा है इस एग्रीमेंट को, तो ये सब कुछ कहीं मतलब वहीं से इनिशिएट तो नहीं हो रहा। तो बहरहाल इस पर बहुत सारे सवालात हैं, और साथ साथ ये भी सवाल अब उठ रहा है कि ऐसे फील्ड मार्शल और DGISI जिन्होंने करेंसी को डिजिटल तो करना है, उसकी डिजिटलाइजेशन के ऊपर तो पूरा इंटरेस्ट है, लेकिन वोटिंग मशीन जो है वो इस्तेमाल पाकिस्तान में नहीं होने देते। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के जहां और बहुत सारे कौमी गुनाह हैं जिसकी वजह से इमरान खान उन्हें मीर जाफ़र और मीर सादक मतलब के गद्दार कहते थे, वो उनमें अगर आप ऐड करें तो एक और गुनाह भी उनका निकलता है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डिजिटल वोटिंग मशीन नहीं आने दी। जितनी कोशिश की गई उसको लाने की, उसको जनरल बाजवा ने डायरेक्टली आप ये कह लीजिए कि सैबोटाज किया अपनी पूरी एफर्ट्स करके थ्रू इलेक्शन कमीशन। यही इसमें से सारा तासर निकलता है, या जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो वाज़े तौर पर प्राइम मिनिस्टर को या दूसरे लोगों को ब्रीफ करते थे कि ये लॉजिकल तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी को तकलीफ हो, लेकिन समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी अनदेखी ताकत है जो इसको रोक रही है, और बार बार जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या डिजिटल वोटिंग मशीन है उसके बारे में अभाम क्रिएट करती है, और ऐसे ऐसे सवालात जन्म देती है कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। सोचें अगर होती तो फिर इनके लिए फॉर्म 47 पैदा करना मुश्किल होता, इलेक्शन लूटना मुश्किल होता। 78 साल से हमने तो एक ही काम किया है, इलेक्शंस को एक्सप्लॉइट किया है, उनको लूटा है, मनूवर किया है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि हमने इलेक्शंस को जो है वो साफ सुथरा होने देना है। बहरहाल अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब के बयान को, मैं ये नहीं कह रहा उनके बयान को लॉन्च किया गया है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। मेरे ख्याल में गंडापुर साहब को फौरी तौर पर इस स्टेटमेंट से अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी के भी खिलाफ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और अपने चीफ मिनिस्टर के भी खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में सुहेल अफरीदी साहब ने ये कहा कि क्यों नहीं DGISPR और दूसरे लोग हमारे सामने सबूत रखते कि वाकई अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है या उसमें अफगान हुकूमत इन्वॉल्व है। अब आपको याद होगा कि ख़त लिखा स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब ने कि हमें ब्रीफिंग दी जाए सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर, जो पार्लियामेंट की जो खैबर पख्तूनख्वा की कमेटी है उसको, उस कमेटी के अंदर सिर्फ हुकूमती अराकीन नहीं है, उसके अंदर अपोजिशन के अराकीन भी है। और जब ये ख़त लिखा गया तो हमने तभी आपको बताया था कि जो दूसरी तरफ से फ़िरौनियत है वो कभी भी इसके ऊपर ब्रीफिंग देने को राज़ी नहीं होंगे, बल्कि अपनी तौहीन समझेंगे। वही हुआ, उन्होंने इसका जवाब देना भी पसंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने मीडिया को खबरें फीड की थ्रू DGISPR's ऑफिस, और सिक्योरिटी ज़राए से ये खबरें लगाईं कि ये गैर ज़िम्मेदाराना, गैर दानिशमंदाना और गैर हकीकी किस्म का मुतालबा है। मतलब कि ये कहा कि ये बेवकूफ़ हैं, स्टूपिड बात की है स्पीकर साहब ने माजरत के साथ। ये उस खबर का मतन या समरी यही थी कि आप कौन होते हैं हमें ये पूछने वाले। हालांकि हैरान कुन बात है कि जिसका पैसा लगता है वही तो पूछेगा ऑपरेशन के बारे में, और कौन पूछ सकता है। जब जब ये जहन में रखिएगा कि ये DGISPR अपनी जेब से पैसे नहीं लगाते, ना ही जो फौज का नेशनल बजट है उसमें से फौजी ऑपरेशंस के पैसे खर्च किए जाते हैं। ये आपको जहन नशीन रहे कि जब जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन होते हैं उसका सारा पैसा जो है वो सूबाई हुकूमत के खाते में डाला जाता है।
अब वो सूबाई हुकूमत जो सारे ऑपरेशन के, उसमें चलने वाली एक एक गोली और उसमें मूव होने वाली एक एक व्हीकल और उसमें लोगों की नकल मुकानी के सारे अखराजात और तमाम चीज़ें उससे रिलेटेड उस ऑपरेशन के जिसने फ़ंड करना है, और जाहिर है वो फ़ंड कहाँ से करना है, वो किसी के गुर्दों के जो डायलिसिस हो रहे हैं उसमें से पैसा निकालेंगे, वो किसी की तालीम में से पैसा निकालेंगे, वो किसी और बेसिक सहूलत जो शहरियों को देनी उसमें से पैसा निकाल के सूबाई गवर्नमेंट उस फौजी ऑपरेशन के लिए देगी। तो अब क्या वो असम्बली ये सवाल नहीं पूछ सकती? जिनको चुना है वहाँ की आवाम ने और वोट दिया है, क्या वो हक नहीं रखते? उनका ये सवाल पूछना कोर कमांडर और डीजी आईएसपीआर और आर्मी चीफ के करीब गैर दानिशमंदाना है, गैर हकीकत पसंदाना है और गैर मंतकी है। तो इस पर आप हंसी सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बहरहाल उसी बातचीत के अंदर सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी पूछा था कि आप हमें सबूत दें कि वाकई ये सब कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लग रहा, हम उस सूबे के रहने वाले हैं, उस बॉर्डर के ऊपर रहने वाले हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा। तो उसके जवाब में अब अली अमीन गंडापुर साहब को लॉन्च किया गया और उन्होंने कहा है कि टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, हुकूमत के पास ठोस शवाहिद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसके तमाम सबूत मौजूद हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है। ये खबर प्लांट करवाई गई जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब से। मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि मेरे तासर में, मेरे ख्याल में वो टेबल स्टोरीज़ करते हैं, मेरे ख्याल में उन्हें जो कर्नल साहब कहते हैं वो स्टोरीज़ करते हैं, और आए दिन वो ऐसी स्टोरीज़ उनको फीड की जाती हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। ये भी एमएफ की तरह, या ये भी एक किस्म के एमएफ ही हैं, ये भी एमएफ की तरह ऐसी स्टोरीज़ लगाते हैं जो जर्नैली बयानियाँ हैं। लेकिन इसमें जो सबसे हमारे लिए परेशानी की बात है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, ये उनका सीधा सीधा सुहेल अफरीदी के ऊपर हमला है। जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद हासिल है, और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ज़ाहिर एतमाद नहीं रहा था तो उन्हें हटाया गया था, उन्हें इस तरीके से खुलकर सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर हमला आवर नहीं होना चाहिए था। अगर वो नहीं हुए और उनके नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये स्टोरी जो है टेबल स्टोरी किसी कर्नल साहब ने अंसार अब्बासी से दिलवाई है, तो उन्हें फौरी तौर पर अपने आप को इससे डिस्टेंस करना चाहिए। क्योंकि जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, और मौजूदा असम्बली है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है, मौजूदा असम्बली के स्पीकर और उनकी सिक्योरिटी कमेटी के अंदर हुकूमती अरकान भी हैं, और जाहिर है जो अपोजिशन है उनके अरकान भी हैं। वो सब तो कह रहे हैं कि हमें आकर सबूत दें, हमें सिक्योरिटी ब्रीफिंग दें, हमें बताएं कि क्या हो रहा है, और जाहिर है पैसा उनका खर्च हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर का अपनी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर और अपनी ही पार्टी की हुकूमत के ऊपर इस तरह खुलेआम हमला आवर हो जाना और जनरल्स की हमायत में निकल के खुल के खड़े हो जाना एक बहुत ही मायूस कुन, और मैं कहूँगा कि बहुत ही एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी मजम्मत ही की जा सकती है और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं अली अमीन गंडापुर साहब को अर्ज करूँगा कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी और उनका नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अपने आप को इससे डिस्टेंस करें, और अगर दी है तो मेरे ख्याल में उन्हें सोचना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए कि अब जिसको इमरान खान का एतमाद है, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो फैसला साजी है, वो भी उसी तक छोड़े, उसके काम के अंदर ऐसे रोड़े मत अटकाएं और उसकी रेपुटेशन को, उसके काम को इस तरीके से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर ख़राब मत करें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। नून लीग ने टेलीविजन पर बैठ के कहा है कि अगर सुहेल अफरीदी मुहिब्बे वतन होते तो तीरा वादी के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, मासूम लोग बेघर हो रहे हैं, इस पर तवज्जो देते। जलाल खान जो नून लीग से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है तीरा वादी के अंदर कितना जुल्म हो रहा है और लोग नकल मकानी कर रहे हैं और घर बेघर हो रहे हैं, और सुहेल अफरीदी उस पर तवज्जो नहीं देते। मतीउल्लाह जान ने उनसे सवाल पूछा कि ऑपरेशन कौन कर रहा है, तो जलाल खान ने कहा कि फ़ौज कर रही है। मतीउल्लाह जान ने पूछा कि वफाकी हुकूमत कर रही है या नहीं, या उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि है। तो उन्होंने अगला सवाल पूछा कि वफाकी हुकूमत किसकी है, तो फिर खामोश हो गए कि हाँ जी नून लीग की है। तो ये सूरत हाल है। एक तरफ नून लीग जो है वो सुहेल अफरीदी के ऊपर हमला आवर है, डीजी आईएसपीआर तो है ही हैं, और अब साथ मिलकर अली अमीन गंडापुर भी उन पर हमला आवर जो है वो हो गए हैं, और उन्होंने वज़न डाला है अपना इमरान खान के खिलाफ, सुहेल अफरीदी के खिलाफ। गंडापुर साहब ने अपना वज़न जो है वो आसिम मुनीर और डीजी आईएसपीआर के पलड़े में डालकर सुहेल अफरीदी को डिस्क्रेडिट करने की भरपूर कोशिश की है। अब आगे चलते हैं। एक अंदर की खबर आपको रखने, नाम मैं नहीं लूँगा,
मेरे लिए भी एक बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं। आप भी सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब मैं उनका एहतराम करता हूं तो आप सबको बड़ा गुस्सा आता है। मीम से नाम शुरू होता है उनका। हाल ही में वो शख्सियत जो है वो दुबई तशरीफ़ लेकर गई। वहाँ पर उनका कोई प्रोसीजर्स थे जो उन्होंने करवाने थे, जिसके बाद उनको खासी स्वेलिंग वगैरह भी हुई। हमारे पास क्योंकि लोगों के जो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और अमेरिका में उसके बहुत सख्त कवानीन हैं, इसलिए हम उसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं रख सकते, वरना खामखा किसी अदालत के अंदर हमें कई दिन सिर्फ इसी वजह से जो है वो गुजारा करना पड़ेगा। अमेरिका में पढ़ाना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया तो पहली बात जो है वो हैरानकुन ये लगी कि आप अमेरिका में एक स्टूडेंट का रिजल्ट दूसरे स्टूडेंट को नहीं पता लगने दे सकते। इवन यूनिवर्सिटी के अंदर माँ बाप आके स्टूडेंट के रिजल्ट का पता नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स अडल्ट होते हैं। स्कूल में तो कर सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है। तो मुझे हंसी आई कि हमारे तो सीधा ही नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगता है, सभी को पता होता है कौन पास है कौन फेल है। इसी तरीके से पाकिस्तान में लोगों की मेडिकल रिपोर्ट्स भी खुल के डिस्कस होती हैं और उनके ऊपर खुल खुला के बात होती है, लेकिन वेस्ट में खुसूसन अमेरिका में इसको बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। इसलिए उतनी बात करेंगे जितनी कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि कोई पता नहीं, कोई शायद कोई फंक्शन वगैरह होगा उनके घर में, कोई सूरत हाल बन रही, इसलिए इंडिया के एक डिज़ाइनर जिनका नाम भी एम से शुरू होता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत ही दुनिया की वो मारूफ शख्सियत हैं। वो जो डिज़ाइनर हैं बहुत ही महंगे उनके कपड़े हैं, इतने महंगे हैं कि शायद कुछ लोगों ने, बड़े ही कुछ अमीर लोगों ने पूरी ज़िंदगी में उतने पैसों के कपड़े नहीं खरीदे होंगे जितने का उनका एक जोड़ा होता है। उनको स्पेशली ट्रैवल करवा के दुबई बुलवाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई और अब शायद ये, अब अगली इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंफर्म नहीं कि उनसे कुछ खरीदा गया नहीं खरीदा गया, लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर ख़रीदा भी गया तो उनका नाम सामने नहीं आएगा। उनका नाम, क्योंकि हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, और उसके बाद जो कुछ फील्ड मार्शल और सारे बयानियाँ बेच रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़, फितनतुल हिंदुस्तान, उसके बाद उस डिज़ाइनर का नाम आना मुश्किल है। अब पता नहीं वो डिज़ाइनर जो हैं वो राज़ी होते हैं कि अपने नाम के बगैर कपड़े जो हैं वो दे देने के, और शायद दूसरे कपड़े जो हैं वो पाकिस्तान से भी ख़रीदे जाएंगे और उसी में मिक्स करके उसको पहन लिया जाए, या नाम बताकर पहना जाए, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये आपको बता देते हैं कि मीम से जाने वाली शख्सियत जो है, उन्होंने मीम के नाम से जो बहुत बड़े एक डिज़ाइनर हैं उनके साथ उन्हें स्पेशल बुलवाया गया। वो स्पेशल ट्रैवल करके दुबई आए, उनकी मीटिंग हुई, जिस जगह पर हुई वहाँ पर खाने में क्या ऑर्डर हुआ वो भी इन्फॉर्मेशन सारी हमारे पास है, लेकिन रहने देते हैं, इतनी काफ़ी है। जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन्हें पहले ही बहुत गुस्सा आएगा और उनके हाथ बहुत दूर तक हैं, कहीं कोई मज़ीद जो है ये ना हो कि हम अगला व्लॉग करने के काबिल ही ना हो आपके सामने, आजकल जिस तरह से हमले करवाए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये तो मैं अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ, इस चीज़ का अगर डर हो तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हम ना रखें, लेकिन जो कानूनी ऑब्लिगेशंस हैं उनको ज़रूर समझना पड़ता है और सामने रखना पड़ता है। अगली खबर, ईरान में रजीम चेंज से पाकिस्तान की मईशत खुल जाएगी। शायद पाइपलाइन का मसला जो बड़ी देर से अटका हुआ है वो भी हल हो सकता है। आप हैरान होंगे ये कौन फ़ज़ाइल बयान करना शुरू हो गया कि ईरान में रजीम ज़रूर चेंज होनी चाहिए। जब आप नाम सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अगली सुने, कुछ लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ मसला है ईरान में रजीम चेंज होना, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही ट्रंप का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है, जो कि दुरुस्त फ़ैसला है। मतलब कि शख्सियत कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप का साथ देने का फैसला किया है कि ईरान के अंदर रजीम को चेंज किया जाए और पलटा दिया जाए, और पाकिस्तान इसके साथ है। अब आपको समझ आ रही होगी इनके इस बयान के बाद कि पिछले दिनों में क्यों पाकिस्तान के जियो टीवी और दूसरे टेलीविजन के ऊपर, ARY पर, सब टेलीविजन के ऊपर ईरान के अंदर होने वाले जो मुजाहरे थे उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसकी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दी जा रही थी। आगे चलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ईरान रजीम चेंज से अमेरिका और इसराइल हमारे बॉर्डर पर आकर बैठ जाएंगे। वो तो पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे रहे हैं, और वेनेजुएला, इराक, लीबिया और शाम में कौन सा वो बैठे हुए थे कि, लेकिन जब जी चाहा वो वहाँ चले गए। ये शख्सियत जो हैं ये सुहेल वड़ाइच साहब हैं। ये आप ऐसे ही समझे कि सगे भाई हैं मोहसिन नकवी के, मतलब ऐसे ही समझे, इतना करीबी ताल्लुक है कि आप इन्हें ऐसे ही समझें कि ये उनके सगे भाई हैं मोहसिन नकवी साहब के। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास कितनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ ही साथ आप ये भी समझ लें कि मोहसिन नकवी साहब, जिनके बारे में ये तासर है कि वो ईरान के बहुत करीब हैं या ईरान के बहुत खैर ख्वाह हैं, आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके बड़े या छोटे भाई वड़ाइच साहब जो हैं
तासर है, ज़ाहिर है सगे भाई तो नहीं है लेकिन सगे भाइयों जैसे हैं, वो अब मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाए, पाकिस्तान का इसी में फ़ायदा है और पाकिस्तान ने पहले ही सदर ट्रंप का जो है वो साथ देने का फ़ैसला कर लिया है। आगे चलते हैं जी। दूसरी तरफ ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मज़ाहरों का सिलसिला रुक गया है, ईरान से जो खबरें आ रही हैं, और इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गई हैं, इंटरनेट अभी बहाल नहीं हुआ। इंसानी हकूक़ की तंजीमें कह रही हैं कि 2500 2400 के करीब लोग वहाँ पर हलाक हुए। अभी ईरान की हुकूमत ने इसे कंफर्म नहीं किया, और जो ईरानी हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमने इस सब को जो है वो आप ये कह लें कि मुजाहरों को रोक लिया है, सूरत हाल अब कंट्रोल में है। ये भी वो कहते हैं कि अगर सदर ट्रंप ने या अमरीकी फ़ौजियों ने हम पर हमला किया तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अरागची, वो कहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है और महंगाई के ख़िलाफ़ जो जायज़ एहतजाज है उसे हम बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करते हैं। मुजाहरीन को रिलीफ की बातचीत जारी है, लेकिन अगर अमरीका ने हम पर हमला किया तो हम वापस अमरीकी जो इंटरेस्ट हैं उन पर हमला करेंगे और हम भरपूर तरीके से इस पर तैयार हैं। अगली खबर आपके सामने रख दें। वकार खान साहब ट्वीट कर रहे हैं और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स के ऊपर कि वादी शवाल से लोगों को फ़ौजी ऑपरेशन के नाम पर नकल मकानी उनकी की गई, उनको खाली करवाया गया उनसे इलाका, और कहा गया कि 3 साल में उन्हें वापस लाकर आबाद करेंगे। उसके बाद कई साल गुजर गए, उनको वापस लाकर आबाद नहीं किया गया। 700 किलोमीटर का जो रकबा है उसके ऊपर चलगोज़े की काश की गई और कहा जा रहा है कि सालाना 2 अरब रुपया इसमें से मुनाफा या रेवेन्यू जो है वो हासिल होता है, और मकामी लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं, उनको वापस नहीं लाया गया। ये मिलिट्री जर्नल्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वकार खान साहब की ये स्टेटमेंट है जो हमने आपके सामने रखी। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।